कमरे में हल्की सी रोशनी थी। खिड़की से आती हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। मेनका बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। उसकी आंखों में अनकही थकान और होठों पर हल्की सी उदासी थी। ईशांत उसे बिना कुछ कहे देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी भी पढ़ लेना चाहता हो। वह धीरे से उसके पास आया और बिना देखे बोला, जब तुम चुप रहती हो ना, तब भी तुम्हारी आवाज़ मेरे दिल तक पहुंच जाती है। मेनका ने नज़रें उठाई। उसकी आंखों में नमी थी। अगर मैं कभी टूट जाऊं, उसने धीमी आवाज़ में पूछा। ईशांत ने उसका हाथ थाम लिया, इतनी मजबूती से जैसे उसे कभी गिरने नहीं देगा। तब मैं तुम्हें थामूंगा, जैसे सांसों को दिल थामे रखती है। मेनका की पलकों से एक आंसू फिसल गया। ईशांत ने उसे अपनी उंगलियों से रोक लिया। रोना मत, उसने फुसफुसाया। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, मेरे सपने बसते हैं। उस पल शब्द कम थे, एहसास बहुत गहरे। बाहर की दुनिया चल रही थी, लेकिन उस कमरे में सिर्फ दो दिल धड़क रहे थे, एक दूसरे के लिए। लेकिन आज जो कुछ उसकी ज़िंदगी में बीत गया था, वह चाहकर भी बदल नहीं पा रहा था। इस वक्त अस्पताल में परेशान बैठा आदमी यूं महसूस कर रहा था, जैसे सारी दुनिया उसके हाथों से निकलती जा रही हो। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने रोते हुए मेनका के चेहरे को देखा था। मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे हर दर्द को खामोशी से मिटा देती है। जब तुम पास होती हो तो वक्त भी ठहर कर तुम्हें देखने लगता है। तुम्हारा नाम ही मेरी धड़कनों की सबसे खूबसूरत आवाज़ है। मैं हर जन्म में तुम्हें ही चाहूँ, यही मेरी सबसे सच्ची दुआ है। तुम्हारी आंखों में जो सुकून है, वो मुझे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की वो कहानी हो जिसे मैं हर रोज़ जीना चाहता हूँ। तुम्हारा हाथ थाम लूँ तो हर डर, हर फिक्र खुद ब खुद दूर हो जाती है। तुम साथ हो तो अधूरी ज़िंदगी भी मुकम्मल लगती है। मेरे हर ख्वाब की शुरुआत, हर दुआ का आखिरी नाम तुम हो मेनका। तुम सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी आदत बन चुकी हो। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया था। उसने बहुत विनती की, जैसे बिछड़ते हुए आदमी से आखिरी विनती की जाती है, वह उसे आधे रास्ते में छोड़कर ना जाए, लेकिन उस विश्वास के साथ कि वह उसे फिर भी छोड़कर चला जाएगा। मेनका की आंखें तो पहले ही सावन की तरह बरस रही थी। उसने अपने सीने से लगाया हुआ मेनका के चेहरे को देख रहा था। उसने अपने सीने से लगाया हुआ नन्ही सी जान को उसके हवाले कर दिया था। हमारा सफ़र बस यहीं तक था। ईशांत, अगर कोई भी गलती की हो तो मुझे माफ़ कर देना। उसके चेहरे की रंगत अब पीली पड़ती जा रही थी और होंठ बराबर कांप रहे थे। तकलीफ की हद उसके चेहरे पर अजीब सी लहर बिखेरे हुए थी, जो उसे और ज़्यादा मजबूर बना रही थी। कोई भी नहीं जानता था उस वक्त वह किस हाल से गुजर रही है। अपने हाथ से अपनी मोहब्बत को जाता देखना इतना आसान तो नहीं होता। और फिर वह जिसके लिए उसने ज़िंदगी की बाजी लगाई थी, उससे भी छोड़कर जा रही थी। अपने बेटे के माथे पर किस करते हुए उसने उस नन्हे जिस्म को ईशांत के हवाले किया था और आंखें बंद कर रही थी। तभी कमरे में डॉक्टर दाखिल हुए थे। ईशांत जल्दी डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर जी, कोई तो हल होगी, मेरी मेनका को बचाना है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जब डॉक्टर तेजी से मेनका की तरफ बढ़े थे, जिसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क चुकी थी। उसे बस कुछ मिनट के लिए उसके विनती पर ईशान से मिलने दिया गया था, वरना उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने जल्दी इंजेक्शन मास्क उसके चेहरे पर लगा दिया। मशीनों में लहरें हिलती हुई महसूस होने लगी। डॉक्टर ने उससे विनती की थी वो बाहर चला जाए, और वह उसके जिस्म पर एक आखिरी नज़र डालकर वह बाहर चला आया, जहाँ मीनाक्षी देवी चेयर पर बैठी हुई थी। दरवाजे के आगे खड़ी माला देवी भगवान की माला जाप करते हुए होठों के साथ बड़ी बेचैन दरवाजे को देख रही थी। मुझे बताओ ईशांत बेटा, मेनका कैसी है? उन्होंने बेताबी से पूछा, लेकिन उसके पास तसल्ली भरा शब्द नहीं था। उसने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी है आंटी जी, अभी बहुत ज़रूरत है। और साथ ही उसने अपने बेटे को माला देवी के हाथ में रख दिया और पास ही बैठी हुई मीनाक्षी देवी को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। इतना आसान तो नहीं होता किसी भी इंसान को मरते हुए छोड़ देना, लेकिन शायद उन लोगों के लिए आसान होता है जो ठुकरा देना जानते हों। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उस नन्हे से जिस्म को समेटकर मीनाक्षी देवी जल्दी अपने घर को चल पड़ी थी, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से यहाँ बच्चा बीमार हो सकता है। और वैसे भी वो बहुत अजीब औरत थी, जिनके अपने वसूल अपने ही एक मनगढ़ंत कहानी थी। उनके लिए अपने बेटे को देने के लिए तसल्ली के कुछ शब्द भी नहीं थे। और वही हुआ। ठीक 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर वह खबर उसके कानों में डाल दिए जो उसके लिए कोई तूफान की तरह थी। मेनका उसे छोड़कर चली गई थी।
मेनका को अपनाने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। वह जिसकी मोहब्बत के लिए वो बेचैन हुआ करता था, सारी दुनिया से लड़ता फिरता था, आज उसे चुपचाप छोड़कर चली गई थी। वह दिन किसी तूफान से कम नहीं था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। एक कोहराम मचा हुआ था। मीनाक्षी देवी ने कह दिया कि मेनका की डेड बॉडी पर उनसे ज़्यादा उसके माँ बाप का अधिकार है और वह तो उसे अपनाने के लिए तैयार खड़े थे। वह उस वक्त उस हालत में नहीं था किसी भी साजिश को समझ पाता। वह उस वक्त दुख की गहराइयों में डूबा हुआ था, जो उसके लिए एक कयामत थी जो उसके सर पर आकर उतरी थी, और मेनका के साथ जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। सब कुछ चला गया था, सारी दुनिया की खुशियाँ अधूरी रह गई थी। जब उस दिन अभी मेनका को गए हुए 3 महीने भी नहीं बीते थे, जब उसकी माँ उसके कमरे में आई और आते ही अपना फैसला उसके सामने रख दिया। मैं तुम्हारे बेटे को और ज़्यादा नहीं संभाल सकती। तुम्हें एक पत्नी और तुम्हारे बेटे को एक माँ की ज़रूरत है, इसलिए होश में आओ और अब इस दुख से बाहर आओ। वह बड़ी आश्चर्य से अपनी माँ को देखता ही रह गया था। मम्मी, आप जानती हैं, मेनका को भूल जाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये मीनाक्षी देवी की ज़िद थी। तुमने पहले ही मेनका के लिए अपनी ज़िद पर डटे रहे, मुझे नीचा दिखाते रहे, लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। उसकी माँ ठीक कहती थी, जो भी कहती थी उसने मेनका के लिए खुदगर्जी दिखाया था, जबकि उसकी माँ अपनी मर्जी से इसके लिए लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार रखती थी। वह अपने ज़िद पर ही डटा रहा। मैं अपने बेटे को पाल लूँगा, और वैसे भी मेनका की जगह किसी और को देने के लिए एक वजह काफ़ी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में या लक्ष्य की ज़िंदगी में किसी की निगरानी की कमी नहीं है। उसने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा हुआ था, सिर्फ इस सोच पर कि उसके आसपास ही उसकी सारी दुनिया घूमती रहती है। वरना मेनका के बाद अपनी ज़िंदगी को वह इस तरह से बिता रहा था और उसे भूल पाना उसके लिए आसान नहीं था। पागल मत बनो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं फिर वापस पलट कर नहीं आऊँगी। मेरी भी ज़िंदगी है। तुम्हारे पापा के बाद मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है, तुम इस बात को जानते हो। मीनाक्षी देवी के बहते आंसू उसके लिए कमजोरी थी, और ये कमजोरी वह स्वीकार भी करता था। मैं आपको उदास नहीं देख सकता। वह खुद भी रो पड़ा था। मेनका के बाद वह इतना कमज़ोर मर्द बन चुका था कि छोटी छोटी बात पर भी उसे आंसू आ जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मीनाक्षी की कोशिश कामयाब हुई। अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने उसके लिए दुल्हन भी तलाश कर ली। वह कमरे में जाकर उसके सामने तस्वीर रख चुकी थी, लेकिन उसने मुंह फेर लिया था। ये आपकी मर्जी है, आपको अच्छी लगी है, बस यही काफ़ी है, ये कहकर मुंह फेर गया। शादी की तैयारी होने लगी थी और इस तरह उसके अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। इतना आसान तो नहीं था वह अपनी मोहब्बत यूं भुला दे, किसी और लड़की को अपने बाजुओं में सुला लेता, लेकिन फिर भी ये वक्त था, आ ही गया था। उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। मेनका के माँ बाप के साथ वह अब भी बात करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। वह भी उसे हमेशा की तरह अपना बेटा ही समझते थे। उनकी भी इच्छा थी कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी एक जगह पर रुकी नहीं रह जाती, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी हादसे से नहीं गुजरते। और वे लोग जो किसी हादसे से गुजर जाते हैं, ज़िंदगी उनके लिए ठहर जाती है और हर एक खुशी उनके लिए बेमोल हो जाती है। शादी के दिन उसे अंदाज़ा हुआ, उसकी माँ ने उसके लिए जिस लड़की का चुनाव किया था वह बहुत ही मामूली घराने की लड़की थी। वह हैरानी में पड़ा था, जबकि उसे विश्वास था जिस लड़की का चुनाव माँ ने किया होगा वह जरूर किसी अमीर घर से संबंध रखती होगी, किसी बिजनेसमैन की इकलौती बेटी जो उनके स्टेटस की हो, वही उनकी बहू बनेगी ताकि उनकी नाक ऊंची हो जाए। लेकिन वह हैरानी में पड़ गया था। एक मामूली गरीब घराने की लड़की जो उनके पीछे चली जा रही थी, वह मासूम लड़की जो उसके बगल में आकर बैठी बड़ी मुश्किल से 19 साल की लड़की होगी, जिसे देखकर वह और ज़्यादा मायूसी में उतर गया था। अगर उन्होंने ये कदम उठाना ही था तो किसी भरपूर जवान लड़की से शादी कराती, एक माँ की तरह उसके बेटे की जिम्मेदारी भी संभाल सकती। न जाने क्यों उसे एक पल के लिए लगा जैसे उस लड़की के लिए भी बहुत मुश्किल और कठिन जिंदगी होने वाली है। उसके अपने दिल के लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। कुछ रस्म के बाद जब वो विदाई करवाकर उसे उस हवेली में लाया तो उसकी माँ ने उसे ईशांत के कमरे में पहुंचा दिया। कमरे को हल्की सजावट दी गई थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वह अपने कमरे में जाए। उसका बेटा हमेशा की तरह एक घरेलू आया संभालती आई थी, जो मीनाक्षी देवी के निगरानी में किया करती थी। रात को वो बच्चा दादी के पास रहता
और खुद भी अपने बेटे की जिम्मेदारी से परहेज करती थी। लेकिन उस दिन उसके कदम तकलीफ से भरे हुए थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो मासूम जिस्म उसके सामने ही बिस्तर पर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इंतजार में थी। वह हैरानी में पड़ गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की को कौन से सपने दिखाए। वह खुद ही मेनका की याद में तड़प रहा था। वह उसके सामने बैठ गया। जब उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें उठाकर उसे देखा था, उस दिन वह पहली बार उसे देख रहा था, जो अब उसकी धर्मपत्नी थी, जिस पर वह अधिकार रखता था। देखो, मैं नहीं जानता कि तुमने किस नीयत से इस आदमी के लिए हाँ की थी, लेकिन ये सारा का सारा मेरी माँ का फैसला था। मैं अपनी पहली पत्नी मेनका को कभी नहीं भुला सकता। मेनका मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत है। मेरे लिए मेरी पहली पत्नी काफ़ी है, मेरी यादों के लिए। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य के लिए लाई गई हो, इसलिए ठीक होगा, मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। उसने नज़रें उठाकर अपने सामने बैठे उस हैंडसम से नौजवान आदमी को देखा था, जिसके चेहरे पर बहुत गंभीरता के साथ साथ दुख भी फैला हुआ था। उसे एक पल के लिए बड़ा गर्व हुआ था उस लड़की की मोहब्बत पर, जो मरने के बाद भी उसके दिल में अमर होकर रह गई थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झुका लिया। वह बहुत ही चंचल लड़की थी, जिसके माँ बाप ने अपनी मर्जी से उसका रिश्ता तय किया था। जिस दिन मीनाक्षी देवी उनके घर जाकर रिश्ता मांग रही थी, वह दिन उसकी खुशकिस्मती का दिन था। वह तो अपनी माँ की जुबान से ये सब सुनकर हैरान रह गई थी कि हवेली के राजकुमार के लिए उसका रिश्ता आया है, और वह इकलौता है जिसके बारे में वो पहले से जानती थी। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह इतना हैंडसम राजकुमार अब उसके किस्मत में लिख दी गई है, जिसकी तमन्ना उसने कभी अपने सपने में भी ना की थी। राजकुमार जी, मैं खुद को हमेशा लक्ष्य तक ही अपनी औकात रखूंगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कुछ देर पहले मीनाक्षी देवी ने उसके साथ जो घटिया व्यवहार अपनाया था, वह अभी तक भूली नहीं थी। जब वो सेज सजाकर सपनों के शानदार महल पर विराजमान हुई थी, जिसे वह सिर्फ और सिर्फ सपना समझ रही थी, तब मीनाक्षी देवी ने खींचते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। उनका असल मकसद यही था। मेनका से जब ईशांत ने अपनी मर्जी से शादी की थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि उसकी मनपसंद कोई भी घमंडी औरत उसके बेटे को मिनटों में खींचकर उनसे दूर ले जाएगी। वह मेनका की मोहब्बत में पूरा पूरा डूबा हुआ था, जबकि उसने कभी ना माँ की इज्जत में कोई कमी की थी। चारवी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन तब हालात कुछ और थे, और अब अगर उन्हें अपनी मर्जी की बहू लाना उनके किस्मत में थी, तब एक ऐसी लड़की को लेकर आई थी जो सारी जिंदगी उनके इशारों पर नाचती रहती, और उन्होंने उसे जोर से दबोचते हुए उसे अच्छी तरह अपने आप को मिला चुकी थी। इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी और लक्ष्य की आया जितनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। वह खुद को लक्ष्य की केयर टेकर समझे तो उसके लिए ठीक होगा, और हम दोनों के बीच हुई कोई भी बात ईशांत के सामने दोहराई तो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वह चुपचाप बैठी रह गई। वह औरत गिरगिट की तरह रंग बदल चुकी थी। वह तो कोई और औरत थी जो उनके घर रिश्ता लेकर गई थी। ये अपने दौलत के आड़ में डूबी हुई औरत, जिसे देखकर वह सिर्फ दुख और दर्द से उसने अपने आंसुओं को अपने गले में उतारा था। उसे ज़्यादा उसे किसी चीज़ की परमिशन नहीं थी। वह चुपचाप रह गई। ये बात उसने अपने होठों पर कभी लाने की कोशिश नहीं की। अब जब ईशांत राजकुमार ने उसके सामने ये कह दिया कि उसकी मोहब्बत उससे कभी दूर नहीं होगी, तो उसने अपने मन को मार लिया। एक पल में उसने अपनी इज्जत को एक तरफ करते हुए अपने आप को उस आदमी के लिए सौंप चुकी थी। वह हैरान था, उस लड़की को देखता रहा जो खुद ही बेड से उतर गई, जैसे इस सब पर उसका कोई अधिकार न हो। उसे दुख हुआ था, लेकिन उस आदमी की मोहब्बत के सामने ये दुख कुछ भी नहीं था। फिलहाल तुम लक्ष्य के कमरे में अपना सोने का इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम पर लक्ष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह चुपचाप अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपने कमरे से निकल गई, अपनी खुशबू का वह एहसास छोड़कर जो कुछ देर तक उस आदमी को अपने घेरे में लिए खड़े रहा। वह सोच भी नहीं सकता था वह इतनी आसानी से मान जाएगी। वह सुनहरी आंखों वाली लड़की रोते हुए शब्दों पर कंट्रोल कर गई। न जाने कितने सपने सजाकर आई होगी। एक पल में उसके सारे सपनों को मलियामेट कर दिया था। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। इस सजे हुए बेड पर वह लेटा तो सारे एहसास फिर से जागते चले गए। वह रात कभी भूल नहीं सकता था जिस दिन मेनका दुल्हन बनकर उसके सपनों में सिमटी हुई थी। उसने झुकते हुए मेनका के होठों से होठों को जोड़ा था, और एक कयामत उन दोनों के जिस्म पर चलने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हें पालूंगा। मीनाक्षी देवी से जीतना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने कह दिया,
और जरा सा मुस्कुराते हुए उसे देखती रह गई। लेकिन मैं सोच सकती थी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उसने बड़ी खुशी से कह दिया और उसकी खुशी पर वह अपने आप को लुटाता चला गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर करके किसी और के हवाले खुद को नहीं कर सकता। अनगिनत वादा करते हुए वह खुद को मेनका की मोहब्बत में भिगोता चला जा रहा था। मेनका उसकी मोहब्बत में बहती चली जा रही थी। उसकी रग रग पर अपनी मोहब्बत की मोहर रखते हुए वह उसे एहसास दिला रहा था वह उसके लिए कितनी खास थी। मीनाक्षी देवी मेनका को अपने घर में कभी भी स्वीकार नहीं करती थी। वे कभी भी इस ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकती थी जो सिर्फ उनके बेटे की पसंद हो। उनके लिए मेनका ऐसी बेहुदा लड़की थी जिसने उनके बेटे पर कब्जा कर लिया था, और ऐसी लड़कियां उनके दिमाग में बदचलन लड़कियां कहलाई जाती हैं, जबकि वे दोनों कई सदियों से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब तो अच्छा खासा सेटल भी हो चुका था। लेकिन उनके लिए वह फिर भी एक ऐसा ही बच्चा था जो हमेशा सारी जिंदगी उनके इशारों पर नाचता रहेगा। अगले ही दिन उन्होंने मेनका से ऐसी जिद लगा ली, फिर मेनका की मौत का कारण बन गई थी। मेनका ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वह उनके साथ अपना व्यवहार ठीक कर लेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे उनके और मेनका के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा। मेनका भी खाते पीते घर की लड़की थी। वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसकी इज्जत पर बात आए या उसके किरदार को टारगेट किया जाए। इसलिए उसने मीनाक्षी देवी से जिद लगा ली और अब अपनी बात पर डटी रहती। सिर्फ अपने पति के साथ संबंध ठीक रखती। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई उसके बारे में क्या सोचता है। शादी के 4 महीने के बाद जब उसने ये खुशखबरी ईशांत को सुनाई कि वह पिता बनने वाला है, तो वह हकीकत में खुशी से उछल ही पड़ा था। वह हमेशा चुप रहने वाला लड़का था, चाहे उसके सामने ही मीनाक्षी देवी मेनका के साथ जैसा भी व्यवहार करती, लेकिन वह बिना कुछ कहे चुप हो जाता, बल्कि हमेशा मेनका को ही समझाता था। धीरे धीरे उसकी माँ इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, इसलिए चुप रहना ठीक है, और ये नहीं जानता था ये चुप रहना उसके लिए बवाल बन जाएगी। कभी कभी हम हद से ज़्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं और ये खुदगर्जी हमारे रिश्ते को निगल जाती है। उसने मेनका की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी के कंधों पर डाल दी थी, और मीनाक्षी तो चाहती यही थी कि प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने मेनका पर पूरा कब्जा कर लिया। घर का काम करते रहना, नहीं तो डिलीवरी में बहुत सारी परेशानी आ जाएगी। उसके बाद मीनाक्षी देवी ने उसके खाने पीने पर रोक लगा दी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, और कहीं भी आने जाने पर कंट्रोल कर दिया कि मेनका घुट घुट कर जीने लगी थी। कुछ दिन तो वह इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करती रही। उसे ये कैद पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि ईशांत उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा बल्कि ज़्यादातर मीनाक्षी देवी की बात को ही अहमियत देता है, तो उसने अपने होठों को सी लिया और वह उनके रिश्ते को निकल गई। वह भी ऐसा ही दिन था जब वह सुबह से बता बताकर थक चुकी थी कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि मीनाक्षी ने कह दिया कि ऐसी कोई समस्या नहीं। वह डॉक्टर के साथ बारीकी से बात कर चुकी हैं। उस दिन भी उनकी लड़ाई हुई थी। ईशांत ने मेनका पर चिल्लाते हुए कह दिया कि तुम दुनिया की इकलौती लड़की नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो, और उस वक्त वह जज्बात की आग से लाल थी। मेरी माँ तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है, उन्होंने बच्चा पैदा किया है, वह जानती है तुम ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो। उसे अंदाज़ा नहीं था इस हालत में उसका पति उसके साथ इतना घटिया व्यवहार अपनाएगा। उसने चुप रहना अच्छा समझा, एक ऐसी गहरी चुप्पी जो धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर निकलती जा रही थी। कुछ दिन अपनी खराब तबीयत के साथ बिताती रही। जब उस दिन उसकी हालत हद से ज़्यादा बिगड़ गई, कमरे में आने वाली नौकरानी उसे दर्द से बेहाल होते हुए फर्श पर गिरता देखा तो वह आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगी। बड़ी मैडम जी, बड़ी मैडम जी, उसने चीखते हुए मीनाक्षी देवी को बुलाया, जो अपनी घमंडी आदतों के साथ कमरे से निकली। क्या मौत पड़ गई है जो आवाज़ ऊंची किए जा रही हो, उन्होंने गुस्से में आते हुए कहा। नौकरानी घबराते हुए उन्हें बता रही थी कि मेनका मैडम फर्श पर गिर गई हैं, उनकी तबीयत खराब है। वह अंदर दाखिल हुई, जल्दी ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। उसी वक्त उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी। ईशांत भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर ने कह दिया काफ़ी देर होने की वजह से प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किल कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। ईशांत ने बेधड़क कह दिया था, मेरी मेनका को बचा लीजिए। लेकिन उस वक़्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वक्त ने बहुत गहरी चाल चल दी थी। उसने हमेशा के लिए मेनका को खो दिया। मेनका का जिस्म उसके जिस्म से अलग हुआ था।
अब उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ था कि उसे मेनका की जिम्मेदारी किसी और के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी उसने खुद को ये कहकर तसल्ली में कर लिया कि वो मीनाक्षी देवी उसकी माँ हैं और सबसे बढ़कर एक औरत हैं। वो कैसे किसी भी औरत का बुरा चाह सकती हैं। शायद किस्मत को ऐसा ही स्वीकार था और इस तरह हमेशा हम अपनी खुदगर्जी की हद पार कर लेते हैं। सारा इल्ज़ाम किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, जबकि ये सारा धोखा था। भगवान हमें दौलत देता है, लेकिन हम अपनी खुदगर्जी का शिकार खुद बन जाते हैं और उसके बाद हमारे पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेनका के तरफ से भी वो ऐसा ही कह रही थी। उस दिन चार्वी उसके कमरे से चली गई और खुद को लक्ष्य के एक आया के रूप में समझने लगी थी। शायद वह उसके साथ कंफर्टेबल नहीं, इसलिए लक्ष्य के साथ ज़्यादा आसानी से एडजस्ट कर लेगी। चार्वी पर मीनाक्षी देवी का कब्जा था। चार्वी देवी ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया था। उनके बेटे की ज़िंदगी में ज़्यादा ताका झाकी की ज़रूरत नहीं। वह अपनी पहली पत्नी से मोहब्बत करता है और हमेशा उसके साथ वफादारी करेगा। इसलिए किसी भी बदचलन लड़की की तरह खुद को उसके कदमों में गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। वह बस शर्म से सर झुकाकर रह गई थी। किचन में खड़ी हुई नौकरानी ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। उसे दुख हुआ था। एक लड़की की तरह उसके भी इच्छा थी वह जिस आदमी के साथ ब्याही गई है वह उसके साथ प्यार भरे बंधन की शुरुआत करे, लेकिन शायद ये उसके किस्मत में नहीं था। इसलिए चुपचाप उसने मीनाक्षी देवी की बात मान ली थी। उसे अपने घर वालों से मिलने की भी परमिशन नहीं थी। हफ्ते में एक बार ड्राइवर उसे लेकर जाता और वह सिर्फ 1 घंटे के लिए वहां रहती, फिर वापस उसे ड्राइवर अपने साथ ले आता। अब उसके घर वालों को भी एहसास हुआ था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन मीनाक्षी देवी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। धीरे धीरे मीनाक्षी देवी ने पूरी तरह उसे अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। उनकी पसंद का पहनना, उनकी पसंद के हिसाब से रहना, घर के सारे कामकाज, यहाँ तक उनके पसंद के हिसाब से बोलना। लक्ष्य की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा लिया। वैसे भी उसे उस बच्चे से खास तरह का लगाव हो गया था, क्योंकि वह ईशान से मोहब्बत करती थी और बच्चा ईशान की मोहब्बत थी जिसमें उसकी जान बसती थी। शायद इसलिए चार्वी को इस बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई थी। जैसे इस पूरे घर में ये मासूम सा फूल है जो उसका एक ही सहारा है, जिसे वह दिल से जुड़ी हुई थी। हर दिन ही वह उसे अपने हाथों में उठाकर उसके पापा की सारी शिकायत उसके सामने लेकर बैठ जाती। वह अब उसे पहचानने लगा था। माँ की ममता महसूस करते उसके प्यार में सिमट जाता। उसकी नन्ही सी मुस्कुराहट से उसका दिन बीत जाता। लेकिन मीनाक्षी देवी का व्यवहार वैसा ही था। नौकरानी के होते हुए भी उसे घर के सारे कामकाज करने पड़ते। नौकरानी के साथ मिलकर वह किसी नौकरानी की तरह यहाँ जिंदगी बिता रही थी। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, सबके सामने खाना लगाना, फिर सबसे अलग होकर खाती। कभी कभी तो उसे बचा हुआ खाना खाना पड़ता और बस दुख से उन्हें देखती रह जाती। इस तरह मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर ना देखा कर। तुम्हारे घर में तुम्हें इतना भी ना मिलता होगा। उसके माँ बाप के गरीबी के दिन उसे सुना देती, उस पर चिल्ला पड़ती। रही बात ईशांत की, तो ईशांत तुम्हें कभी नहीं पूछेगा। वह पलटकर तुम्हारी खबर कभी भी नहीं लेगा। उस दिन भी उसे बहुत तेज बुखार था। सुबह नौकरानी उसे नींद से जगाने के लिए आई तो उसने टूटे फूटे शब्दों में कह दिया कि लक्ष्य ने रात भर उसे जगाया है, क्योंकि लक्ष्य के पेट में दर्द था और वह खुद भी बुखार से सुलग रही थी, इसलिए उसे थोड़ा आराम करने दिया जाए। इस बात पर तो मीनाक्षी देवी सुलग उठी थी और खुद उसके कमरे में चली आई। वह डरते हुए बेड से उतर गई। लक्ष्य अभी ही कुछ देर पहले सोया था। मीनाक्षी ने उसे बाजुओं से हिलाते हुए अपने सामने लाकर किया। वह सख्त नज़रों से उसके आंखों में देखती रही। क्या मतलब? अब तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होगा, यानी तुम अब यहाँ पर अपना हुक्म चलाओगी? उनका शब्द बहुत ज़्यादा गुस्से में निकल रहा था, जबकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे हाथ लगाइए, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, वरना मेरा सर दर्द से फट जाएगा, उसने बहुत ही विनती भरे शब्दों में कहा था। लेकिन मीनाक्षी देवी के दिमाग में तरस नाम के शब्द नहीं थे, वह भी खास तौर उस लड़की के लिए जो उनके बेटे की पत्नी बनकर यहाँ आई थी। यहाँ तुम इतनी हैसियत नहीं रखती, ये चोंचले तुम किसी और को दिखाना। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी बीमारी का सुनते ईशांत तुम्हारी खबर लेगा? तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। मीनाक्षी देवी ने बहुत गुस्से से उसके मुंह को दबोच रखा था। और जो मैं कहती हूँ वैसा करो। वह आंसुओं से भरी आंखों को लिए उस औरत को देख रही थी। वह औरत उस वक्त बहुत कमज़ोर हो जाती है जब ससुराल में उसका पति उसका नहीं रहता। अगर उसका पति उसका साथ ना दे तो औरत के लिए वह ज़िंदगी नर्क से बदतर होती है।
और जो आदमी अपनी पत्नी का साथ दे उसे कभी भी किसी के सामने सर झुकाकर बात नहीं करनी पड़ती। 1 मिनट से पहले मुझे हवेली में नजर आओ, क्योंकि ईशांत अगर घर पर है और वह जिम गया हुआ है, उसके आने से पहले तुम्हें घर का सारा काम समेटकर उसकी नज़रों से दूर हो जाना है। मीनाक्षी देवी हमेशा यही कोशिश करती थी, कभी भी ईशांत की नज़रों में वह ना आए। वह कम ही एक दूसरे के सामने आते थे। वह चुपचाप बाहर चली आई। उसने अपने हाथों से मीनाक्षी देवी का नाश्ता बनाया, नौकरानी के साथ मिलकर पूरी हवेली की सफाई की। खुद उसने 1 कप चाय के साथ 2 फैन खाए थे। शायद खाली पेट दवा लेने की वजह से भी उसकी तबीयत खराब हो रही थी। इस वक्त वह किचन में ही खड़ी थी जब नौकरानी ने अंदर झांककर कहा, छोटी मैडम जी, साहब जिम से आ गए हैं। मैं कमरे में मीनाक्षी देवी को दवा देने जा रही हूँ, तो आप साहब के लिए चाय बना लो। उसका दिल चाहा कि मना कर दे, लेकिन समस्या ईशांत की थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। वह उसकी पत्नी तो थी, जिस आदमी के साथ उसकी पत्नी बनकर आई थी। जज्बात उसके तरफ खुद ब खुद कदम बढ़ने लगते हैं, चाहे उन्हें मोहब्बत मिले या न मिले। वह भी चाहती थी कि वह ईशांत के सारे काम अपने हाथों से करे। उसने चाय बनाई, लेकिन उसका सर बराबर दर्द कर रहा था। नौकरानी को उसने इशारा करके बुलाया और फिर चाय बाहर ले जाने के लिए कहा। ईशांत साहब 1 कप चाय पीने के बाद थोड़ा आराम करते थे और वह भी घर से बाहर बने गार्डन में। वहाँ से वापस आने के बाद ही वह खाना खाते थे। वह उस वक्त कमरे में नहीं था जब नौकरानी साइड टेबल पर उसकी चाय रखकर वापस चली आई। सर के दर्द से वो बिल्कुल बेहाल थी। 2 कदम घसीटते हुए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर में लक्ष्य भी दोबारा उठने वाला था और दोबारा उसे आराम का मौका नहीं मिलना था। मीनाक्षी देवी ने लंच में ईशांत के पसंद का खाना ही बनवाना था और वह जिम्मेदारी भी उसके सर पर ही होनी थी। अभी सोफे पर बैठते हुए उसने कुर्सी से पीठ से टेक लगाया ही था जब नौकरानी हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुई। आपने चाय बनाई है? साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो बड़ी हैरानी से खड़ी हो गई। ईशांत उसे अपने कमरे में बुला रहा था। उन 2 महीनों में ये पहली बार हुआ था जब वह आदमी उसे अपने कमरे में बुला रहा था, लेकिन नौकरानी का चेहरा बहुत डर में पड़ा हुआ था। मुझे लगता है साहब को चाय पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने कहा है कि जिसने चाय बनाई है जल्दी उसे उनके कमरे में भेज दिया जाए। मैडम जी, साहब बहुत गुस्से में हैं। मुझे लगता है आज आपकी खैर नहीं। वह जल्दी ही 2 कदम पीछे हो गई। नहीं गौरी, तुम जाकर साहब से कहो कि चाय तुमने बनाई है और तुमसे ये गलती हो गई है। प्लीज़ मेरा नाम ना लो। लेकिन गौरी के चेहरे पर तो पहले ही डर फैला हुआ था। साहब जी ने साफ साफ कहा है, जिसने भी चाय बनाई है वह अगर उनके सामने नहीं आया तो वह सब नौकरों को नौकरी से निकाल देंगे। आप जानती हैं साहब जब गुस्से में होते हैं तो कोई भी उनके सामने बात नहीं कर पाता। आपको पता है ना। आप चले जाइए, हो सकता है वह आप पर गुस्सा ना करे। नौकरानी जल्दी ही वहाँ से हट गई थी और वह बेबस लाचार रह गई थी। दिल बुरी तरह से उसका धड़क रहा था। डर की वजह से उसके पूरे शरीर में पसीना दौड़ गया था। उसका जिस्म कांपने लगा था। वह बिल्कुल कांपते हुए जिस्म को घसीटते ईशांत के कमरे तक ले आई और फिर अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसने अंदर झांका ही था जब वो आईने के सामने खड़ा था। पलटकर उसे देखे बिना ही बोलना शुरू हो गया था। तुम लोगों में इतनी भी तमीज़ नहीं कि चाय कैसे बनाई जाती है। आगे बढ़ो और ये चाय उठाकर पियो। उसका पूरा जिस्म पीला पड़ रहा था। डर की वजह से खून सफ़ेद हो गया था। पहली बार था जब वो ईशांत के गुस्से की लपेट में आने ही वाली थी। वह जब चाय आगे बढ़ाकर कप उठाकर अपने होठों से लगाया ही था, अगले पल उसे जोरदार खांसी के साथ उसकी चाय भी फर्श पर गिर गई थी। मैं चीनी की जगह नमक इस्तेमाल कर गई हूँ। शायद तबीयत खराबी की वजह से समझ नहीं आया और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है। उसने जल्दी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। जब ईशांत को अंदाज़ा ही नहीं था कि घर की नौकरानी इतने कामचोर और सुस्ती का शिकार हो सकते हैं। क्या तुम लोगों में इतनी तमीज़ बाकी नहीं है कि तुम चाय बनाने का ढंग सीख लो? और वे जल्दी ही पलटी थी कि ईशांत एक पल के लिए बिल्कुल सुन रह गया। उसके सामने कोई नौकरानी नहीं, बल्कि वह खड़ी थी जिसको उसने शादी के बाद बस 1-2 बार ही उचटती नज़रों से देखा था। जब वो अपने बेटे लक्ष्य के कमरे में जाता था तो आज वही उसके सामने थी। वह घबरा गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। चेहरे पर फैली हुई कपकपाहट और जिस हुलिया में वह थी उसे देखकर तो और ही ज़्यादा हैरानी हुई थी। बड़ी आश्चर्य से कदम बढ़ाकर उसके चेहरे को देखा था। चारवी उसके होठों ने हल्की सी आवाज़ निकाली और वे चारवी पर हाथ रखते हुए 2 कदम पीछे हो गई।
वह ना में सिर हिला रही थी। मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे नहीं पता ये चाय कैसे बन गई। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने आगे बढ़कर उसके कांपते हुए हाथों को अपनी लपेट में ले लिया। बैठो बैठो इधर। उसे बेड पर बिठाते हुए वह साइड टेबल की तरफ बढ़ा और जल्दी जग से पानी निकालते हुए उसके तरफ बढ़ाया था। कांपते हुए हाथों से उसने गिलास मुंह से लगाया। बस 2 ही घूंट अपने गले से उतार कर नीचे लाई थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर ईशांत को देख रही थी, जो उस पर हल्का सा झुका हुआ था। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। उसके छूते ही उसके पूरे जिस्म में अजीब सी एहसास दौड़ गया। उसकी आंखों में फैली हुई नमी बाहर को फैलने लगे थे। वह आदमी उससे इतना लापरवाह था। एक घर में रहते हुए भी उसे अंदाजा नहीं था कि वह किस परेशानी से गुजर रही है। एक पल के लिए उसे लगा जैसे दर्द में तड़पती हुई उसकी पहली पत्नी मेनका उसे तरसती नज़रों से देख रही हो। वह एक पल के लिए उसके पास आया और धीरे से बोलते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। ईशांत, मुझे छोड़कर ऑफिस मत जाओ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। उसने नरमी से उसे 2 कदम पीछे हटा दिया था। माँ घर पर हैं तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो वो मुझे जल्दी फ़ोन कर देंगी। प्लीज़ अपना ख्याल रखो, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वीरवार के बनाए गए मीटिंग में आने वाले ख्याल ने उसे हिलाकर रख दिया था। सामने बैठी हुई लड़की होश हवास से बेगाना होते हुए उसके बाजुओं में झूल गई। उसने बेताबी से आगे बढ़कर उसे समेट लिया था। साथ ही साथ में बराबर नौकरानी गौरी को आवाज़ दे रहा था। अगर मीनाक्षी देवी उस वक़्त दवा लेकर आराम करने अपने कमरे में ना चली गई होती तो शायद वह उस वक़्त तक उसके कमरे में आ चुकी होती और फिर उस लड़की को अपने बेटे के कमरे में देखकर तो बस एक आफत ही आ जाती। गौरी दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुई। उसे बेड पर लिटा चुका था। क्या हुआ चारवी, क्या तुम घर के कामकाज नहीं करती? चारवी ने चाय बनाई थी और उसकी तबीयत कितने दिनों से खराब थी, अब वो गौरी से पूछ रहा था और गौरी ने डर से सब कुछ उसके सामने उगल दिया था। घर के सारे कामकाज तो बड़ी मैडम नहीं, छोटी मैडम के हवाले की है। घर के सारे काम वही देखती हैं। मैं तो उनकी निगरानी में वहीं काम करती रहती हूँ जिसका मुझे कहा जाता है। कल से उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने सुबह बिस्तर से उठने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने बात करते करते बात को अधूरा छोड़ दिया था। अपनी उंगलियों को चटकाते हुए वह सर झुकाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर था। फिलहाल बात ही ऐसी थी। एक मामूली सी नौकरानी थी और उसके घर में नौकरानी की कोई हैसियत नहीं थी। उसे अंदाज़ा था कि अगर वह सच उसके सामने उगल देगी तो मीनाक्षी देवी उसे एक पल में नौकरी से निकाल कर चलता करेगी। तो जब उसने सुबह जगाने से मना किया था तो फिर उसे आराम क्यों नहीं करने दिया गया था? ईशांत हैरानी में था। मैं नहीं जानती साहब। दोबारा बड़ी मैडम खुद उनके कमरे में गई थी और फिर कुछ ही देर के बाद ही किचन में आ गई। उन्हें कल से बुखार था। जल्दी जल्दी बताते हुए वो पीछे हटने लगी। साहब, कमरे में लक्ष्य बार बार रो रहा है, मैं उनके पास जाऊं? और लक्ष्य का ख्याल आते हुए उसने जल्दी गौरी को भेज दिया। उसने डॉक्टर को कॉल की थी और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर भी आ गए थे। अब उसके कमरे में जाकर डॉक्टर ने बड़ी बारीकी से उसकी जांच की थी। मुझे लगता है आपकी पत्नी को कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे भी उनका बुखार काफ़ी तेज़ है, उन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ उनकी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उन्हें दिमागी दबाव की वजह से ये सब हो रहा है। आप प्लीज़ उन पर ध्यान दें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि दिमागी हालत बहुत गंभीर समस्याओं को जन्म दे देती है। ये डॉक्टर उनका फैमिली डॉक्टर था, जो पिछले कुछ सालों से उनके साथ बहुत ही अच्छे संबंध बनाए हुए था। आप मुझे दवा लाकर दे दीजिए और रोज़ आकर आपको उसकी कंडीशन देखनी होगी जब तक उनकी सेहत अच्छी नहीं हो जाती। डॉक्टर को छोड़ने के लिए वह दरवाजे तक गया और फिर धन्यवाद करते हुए डॉक्टर को भेज दिया। जब उसे मीनाक्षी देवी अपने कमरे से बाहर आती हुई दिखाई दी थी। क्या हुआ ईशांत, डॉक्टर यहाँ पर क्यों आया था? वह हैरानी से डॉक्टर को जाते हुए देख रही थी, जबकि वो अपनी माँ की तरफ बढ़ा और दुख से उन्हें देखता रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी कठोर हो। मेरे ज़मीर पर पड़ा हुआ बोझ कम नहीं हुआ जो चारवी से अनजान रह गया और भगवान की नज़रों में मैं उसका गुनहगार हूँ। वह मुझे चैन नहीं लेने देता और आप एक और पाप को मेरे सर पर लाकर ठोक रही हो। ये बहू तो आप अपनी मर्जी से लेकर आई थी ना? तो फिर? मीनाक्षी देवी अपने बेटे का चेहरा देखती रह गई। वह उनसे ऊंचे शब्दों में बात कर रहा था, जबकि आज तक वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कोई भी उनके सामने इस तरह सवाल उठाए। क्या हुआ, मुझे बताओगे या अपने शब्दों को ऐसे ही ऊंचा करते जाओगे? उन्होंने उसके शब्दों का एहसास दिलाया था, लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ उस मासूम सी लड़की का चेहरा घूम रहा था। चारवी को पिछले कई दिनों से बुखार था
और आपने इस घर की सारी जिम्मेदारियां उसके सर पर डाल दिया, और साथ ही साथ वह लक्ष्य को भी देख रही थी। क्या आप जानती हैं कि वह आज बेहोश हो गई थी? उसने सारी बातें कह दिया और मीनाक्षी देवी पलटते हुए सोफे पर बैठ गई। टांग पर टांग चढ़ाते हुए उन्होंने अजीब नज़रों से अपने बेटे का चेहरा देखा था। मेनका की मोहब्बत इतनी जल्दी तुम्हारे सर से उतर गई, जो अब चार्वी का ख्याल होने लगा है? वह गुस्सा करने के अंदाज में बोली थी। मम्मी, मैं आपसे जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। आप मेनका को बीच में मत लाओ। पहले ये बताओ, जब चार्वी की तबीयत खराब थी तभी आपने उसे किचन में आने को कह दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां अपने चार्वी के सर पर क्यों डाला? वह यहाँ मेरी पत्नी और लक्ष्य की माँ बनकर आई है, घर की नौकरानी नहीं। अपने बेटे का शव देखकर उनका गुस्सा ऐसे तेज हुआ था, उनका बस नहीं चल रहा था। वह जल्दी ही घसीटते हुए उस लड़की को कमरे से बाहर निकाल दें। मैं आज से खुद इस घर में हूँ, जब तक चार्वी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, और वो मेरे कमरे में ही रहेगी। तब तक लक्ष्य को आप और गौरी संभालोगी। चार्वी को पूरा आराम करने दिया जाए, और आज के बाद वह घर का कोई काम नहीं करेगी। उसने कहते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में चला गया। वह अभी तक आराम कर रही थी। मैंने गौरी को पहले ही कह दिया है कि चार्वी के लिए परहेजी खाना बना दो, और सब कुछ परहेजी होना चाहिए, जिसे खाकर थोड़ी बहुत आराम महसूस करे, क्योंकि अब वह चाहता था कि चार्वी का ख्याल खुद रखेगा। इसलिए अगले 2-3 दिन तक चार्वी के लिए उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। कुछ ही देर के बाद चार्वी ने जागते हुए अपनी आंखों को खोला था। सर भारी हो रहा था, जिसमें अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। आंखें खोलकर उसने आसपास देखा, फिर जल्दी उठकर बैठ गई। ये तो ईशांत का कमरा था, तो वह यहाँ क्या कर रही थी? दिमाग पर दबाव डालते हुए उसे एहसास हुआ कि वह ईशांत के कमरे में ही बेहोश हो गई थी जिस वक्त ईशांत उसके सामने खड़ा था। उसने सर घुमाकर अपने पैरों के पास बैठे हुए ईशांत को देखा। वह जल्दी ही बेड से उतरने लगी। जब ईशांत ने हाथ बढ़ाकर उसे वहीं बैठने का इशारा किया, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं लेटोगी, बल्कि जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तुम इस बेड से नहीं हिलोगी। ईशांत ने जब ये कह दिया तो वह हैरानी से ईशांत को देखती रह गई। वह उसकी भीगी पलकों को देख रहा था। तुम्हारी अगर तबीयत खराब थी तो तुम मुझे आकर बता सकती थी। आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी तरफ से इतना लापरवाह तो नहीं था। उसने कह दिया और वह सर झुका गई। लक्ष्य किधर है? मुझे लक्ष्य के पास जाना है, उसके दूध का टाइम हो रहा है। वह अभी भी लक्ष्य के लिए बेताब थी। वह बस उसका मासूम चेहरा देखता रह गया। शायद उससे नाराज़ थी। इतनी लापरवाह के बाद नाराज़ होना तो उसका अधिकार बनता था। तो फिक्र ना करो, लक्ष्य गौरी और माँ के पास है। मैं अभी कुछ देर पहले ही उसे देख कर आया हूँ। गौरी तुम्हारे लिए परहेजी खाना बना रही है, तुम आराम करो। मीनाक्षी तो इतनी बुरी हालत में हो गई थी, इस बात का उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था। ठीक है, मैं आराम कर लूँगी, लेकिन आप प्लीज़ जाइए और लक्ष्य को मेरे पास लेकर आइए। उसने ईशांत को कह दिया और ईशांत जल्दी बेड से उतर गया। ठीक है, मैं उसे इसी कमरे में लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे खुद संभाल लूँगा, तुम प्लीज़ आराम करो। वह पलट कर कमरे से बाहर चला गया। जब से ईशांत के साथ उसकी शादी हुई थी तब से ये घर उसके लिए कैद खाना सा बन चुका था। एक ऐसा कैद खाना जिसके जालिम लोगों से उसे मोहब्बत हो चुकी थी। इसके बारे में बराबर सोचते हुए वो खुद उससे इतना बेखबर कैसे हो गया था। इतने सख्त दिल से उसे ढंग से सांस लेने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी वह उस कैद खाने से नहीं भागी थी। कुछ ही देर के बाद वो वापस आया तो लक्ष्य उसके हाथों में खेल रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर लक्ष्य को उठाया। बेताबी से वह उसके माथे को चूमने लगी, फिर उसे शांत के हवाले कर दिया। उसकी तबीयत खराब थी और वह नहीं चाहती थी कि लक्ष्य की भी तबीयत खराब हो जाए, इसलिए कुछ दिन उससे दूर रहना चाहती थी। फिर सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। बस अपने आंखों पर हाथ रखे ऐसे ही लेटी हुई थी। उन 2 दिनों में ईशांत ने उसकी हर तरह से ख्याल रखा था। उसकी दवा, उसके खाने, उसके आराम का ख्याल रखा था और उसका पूरा सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उससे खुलकर बात नहीं कर पाई थी। शायद वो बात अभी तक उसके दिमाग में घूम रहे थे कि वो बिना वजह ईशांत के पास आने की कोशिश ना करे, क्योंकि वह आज भी मेनका से मोहब्बत करता है और कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। तबीयत ठीक हो जाने के बाद उसने खुद ही ईशांत से कहा था कि वह अब ऑफिस चला जाए, क्योंकि वह अब बिल्कुल ठीक है। न जाने क्यों उसे ईशांत की इतनी कोशिश पर भी बिन वजह उसे शर्मिंदगी ने घेरे हुए थे, और कुछ मीनाक्षी देवी का डर भी हर दिन उस पर सवार रहता था। इसलिए वह दोबारा लक्ष्य के कमरे में चली गई। ईशांत ने उसे अब मोबाइल लाकर दिया था और उससे वह हमेशा बात करती रहती थी। सुबह सवेरे उसने कॉल करके पूछ लिया
उसकी तबीयत के बारे में, और उसने तसल्ली दिलाते हुए कह दिया था, वह बिल्कुल ठीक है। वह मासूम सी लड़की ईशांत का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी थी। उसने पहले जो गलती की थी, उस गलती को अब नहीं दोहराना चाहता था। वह जानता था कि वह उससे नाराज है, और अपने दिमाग में ईशांत के कहे गए शब्दों को सवार करके बिना वजह इस रिश्ते से दूरी बना गई थी, जबकि वह अब अपने दिल को बदलता हुआ महसूस कर रहा था। वह मेनका की मां मालती देवी के साथ अभी भी बातचीत करता था, हर एक बात अपने दिल की उनसे शेयर कर लेता था। वह भी यही चाहती थी, वह अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर ले, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि जो कुछ उनकी बेटी के साथ हुआ है, वह किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। उस दिन वह मेनका की तस्वीर को निकालकर उससे बहुत देर तक सर झुकाकर रोता रहा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी खुदगर्जी तुम्हारी ज़िंदगी को निगल जाएगी, लेकिन विश्वास करो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता था कि शायद मैं माँ से दूर होकर एक बुरा बेटा बन जाऊँगा। वो मेनका को हमेशा की तरह अपने दिल का हाल सुना रहा था। हर हफ्ते वो पार्क में बैठकर घंटों अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करता, और फिर अपने सारे हाल उसके सामने खोल कर रख देता, और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करता। उस दिन वापस आया, कहने लगा, अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है। मेनका और मैंने उस लड़की की आंखों में अपने बेटे के लिए मोहब्बत देखी है। सबसे बड़ी बात, मेरे लिए मेरा बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, और वे लड़की मेरे बेटे से मोहब्बत करने लगी है तो वो मेरे लिए भी मोहब्बत के लायक बन गई है। मैं नहीं चाहता कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उस लड़की को झेलना पड़े, इसलिए मैं उसके साथ अपनी मधुर ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। इस तरह से दोबारा किसी मेनका को बेबस होकर मौत के घाट न उतरना पड़े। वह ऑफिस टाइम से पहले वापस घर आ रहा था, क्योंकि आज उसका दिल ऑफिस में नहीं लग रहा था। उसने खुद अपने हाथों से चारवी के लिए खरीदारी की, बल्कि ऐसे ही जैसे वो मेनका के लिए खरीदारी करता आया था। अपनी पसंद के ड्रेस और उसके लिए उसके पसंद की ज्वेलरी, ज़रूरत का सब कुछ खरीद लिया था। वह चाहता था उस लड़की को पूरे दिल और मन के साथ उसे स्वीकार करे, और उसे वह सारी खुशियाँ दे और सारी मोहब्बत लुटाए जिसकी वह हकदार है। वह हवेली में दाखिल हुआ। एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वह सीधा अपने कमरे में आया। बेड पर सारा सामान रखते हुए उसे अंदाज़ा हुआ वह अपने कमरे में नहीं, बल्कि दोबारा लक्ष्य के कमरे में चली गई है। इसलिए सबसे पहले वह उसे अपने कमरे में लाना चाहता था। सीढ़ियाँ उतरते हुए सीधा उसके कमरे की तरफ बढ़ा, जो कि मीनाक्षी देवी के कमरे के बगल में मौजूद था, और वहीं उसके कदम मीनाक्षी देवी की ऊंची आवाज़ से थम गई। तुम क्या समझती हो, मेरे बेटे पर कब्जा करोगी? दोबारा उसके कमरे में जाने की हिम्मत भी मत करना, और ना ही उसके पास जाने की ज़रूरत है तुम्हें। ये मेरा पोता है, जिसके सहारे तुम इतना इतरा रही हो ना, उसे मैं एक पल में तुम्हारे हाथों से छीन कर तुम्हें बेघर कर सकती हूँ। मत भूलो कि आज तुम्हारा बाप लंदन की हवाओं में आज़ादी से सांस ले पा रहा है तो मेरी ही दी गई पैसों की वजह से है। वह काफ़ी देर उसे टॉर्चर कर रही थी, उस पर ताना मारते हुए बराबर ये एहसास दिला रही थी वह एक बदचलन लड़की है जो उनके बेटे का साथ पाने के लिए उस पर जादू टोना कर रही है, जबकि वो बड़ी प्यार से उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि वैसा कुछ नहीं है। और अब तो उन्होंने हाथापाई करते हुए लक्ष्य को उसके हाथ से छीन लिया था, क्योंकि वह लक्ष्य की वजह से ही इतना इतरा रही है। उसे यूं लगा जैसे कोई कीमती चीज़ उसके हाथों से छीन ली गई हो। ये बच्चा तो उसकी ज़िंदगी था, उसके जीने का सहारा, जिसके साथ वह दिल से जुड़ी हुई थी, और यहाँ आते हुए अपना सारा कुछ खो बैठी थी। जिसे वह मोहब्बत कर बैठी थी, उसी ने उसको ठुकरा दिया था। आगे बढ़कर उसने गुस्से से लक्ष्य को उनके हाथों से खींच लिया था, जो बराबर रो रहा था। उसने लक्ष्य को अपने सीने से लगा लिया। खबरदार, अगर आपने मेरे बेटे की तरफ उंगली करने की कोशिश भी की तो मैं सारा लिहाज भूल जाऊंगी। इन 6 महीनों में आपने मुझे जितना परेशान कर रखा उसे मैंने बर्दाश्त की, लेकिन अगर आपने मुझे मेरे बेटे के लिए परेशानी दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप एक माँ हैं तो आप अपने बेटे को अपने आंचल में संभाल कर रखो। ये मेरा बेटा है। मीनाक्षी देवी आगे बढ़कर उसका मुंह दबोचने लगी थी। जब उसने गुस्से से उसका हाथ थाम लिया था, दोबारा मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आंटी, रही बात आपकी रकम की, तो मेरे दिए हुए बलिदान पर जो कुछ पैसे मेरे पिता को दिए हो वह आपने अपनी मर्जी से दिया था, ताकि आप मुझ पर अपनी हुक्म चला सकें, मुझे गुलाम बना सकें। ये मेरे माँ बाप का लालच नहीं था। उन्होंने आपसे किसी तरह की कोई लालच नहीं की थी कि आपने खुद व कुछ लाख रुपए उन्हें देकर उनके मुंह बंद करना चाहा था, ताकि वो दोबारा आपके सामने आवाज़ ना उठाएं। लेकिन मैं अब चुप नहीं रहूँगी। गौरी ने मुझसे सब कुछ बता दिया है कि इस घर में रहते हुए आपने मेनका के साथ क्या कुछ नहीं किया,
उसके साथ आपका व्यवहार कितना गंदा था। सिर्फ आपकी ज़िद की वजह से वह मौत के मुंह में उतर गई। आप खुशियों की ही नहीं बल्कि जिंदगियों के भी कातिल हैं। आपने एक मासूम बच्चे से उसकी माँ को छीन लिया है और एक औरत होकर भी आपको ख्याल नहीं आया। वह जो बाहर खड़ा था, एकदम सुन कदमों के साथ, उसकी आंखों में नमी थी, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आज्ञाकारी बेटा बनने की कोशिश में वह इंसानियत ही भूल चुका था, जिसका अंदाजा उसे अब हो रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मेरे सामने इतने ऊंचे शब्दों में बात करो। आने दो ईशांत को। अगर तुम्हें 2 दिनों के अंदर अंदर डिवोर्स ना दिलवा दी, इस घर से चलता ना किया, तो मेरा नाम भी मीनाक्षी देवी नहीं। तुम नहीं जानती, मेरा बेटा मेरी इशारों पर नाचता है। वह लाल चेहरों के साथ साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए वह पलटी, जब चौखट पर खड़े अपने बेटे को देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। फिर अगले ही पल उन्होंने अपनी चाल उल्टी खेलनी चाही। आंखों में आंसू लाते हुए ईशांत की तरफ बढ़ रही थी। देख रहे हो तुम, उस 2 टके की लड़की का अंदाज, ये व्यवहार इसका मेरे साथ है, और मैं सिर्फ इसलिए चुप हो जाती हूँ कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर बर्बाद ना हो। मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी थोड़ी सी लापरवाही से ये लड़की मेरे सर पर नाचने लगेगी। वह लक्ष्य को सीने से लगाए हैरानी से उनके नाटक देख रही थी, जो एक ही पल में कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। सच बात थी, वे औरत मक्कारी में अपना कोई पत्ता खाली जाने नहीं देती थी। एक पल में ही रंग बदलकर अपने बेटे को अपने सांचे में ढालना चाहती थी, लेकिन उसने भी सोच लिया था, अगर वह यहाँ से जाएगी तो लक्ष्य को साथ लेकर जाएगी। बस अब मैं सब कुछ देख चुका हूँ, महसूस भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने सब कुछ बहुत देर से समझा। मुझसे जुड़े मेरे प्यारे रिश्ते को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसने आगे बढ़कर नरमी से मीनाक्षी देवी के हाथों को थाम लिया था और वह बिल्कुल आश्चर्य में अपने बेटे को देखती रही। उन्हें विश्वास था उनका फेंका हुआ पत्ता काम कर चुका है। हमेशा की तरह उनका बेटा उनकी बातों में आ गया है। वह सर झुकाए लाल चेहरा लिए बात कर रहा था, जो उन्हें अजीब भी लग रही थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप एक औरत होकर इस हद तक गिर जाएंगी। मैंने आपको कहा था ना कि हमारी समस्याओं से दूर रहिए, खास तौर पर चारवी की ज़िंदगी से। मैंने आपको कहा था ना कि चारवी मेरे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसे मेरे लिए मेरी मेनका थी, और ये मुझ पर उतना ही अधिकार रखती है जितना मेनका का था। और आपने ये शादी अपनी मर्जी से की थी। आपने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन आप इस मोहब्बत के बदले में सिर्फ मुझे परेशानी देती आई हो। चारवी इस घर में इसी हैसियत से रहेगी जो हैसियत आपकी है। ये इस घर की नौकरानी नहीं, बल्कि लक्ष्य की माँ और मेरी पत्नी है। और आज के बाद अगर आपने हमारी समस्या में बोलने की कोशिश की या हमें किसी तरह की तकलीफ़ देने की कोशिश की, तो मैं आपसे हर रिश्ता ख़त्म करते हुए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं और ज़्यादा किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता हूँ। अगर कोई मेरी बहन होती, आप जैसी औरत के साथ इसी तरह का व्यवहार करती, तो आप पर क्या बीतती। वे अब सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देख रहा था, जिसके चेहरे की रंगत साफ दिखाई दे रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये 2 टके की लड़की तुम्हें इतना बदल कर रख देगी कि तुम मेरे सामने इस तरह की बातें करो। वह अब नफरत से उसका हाथ झटक गई और वह दुख से उन्हें देखता रह गया। ये 2 टके की लड़की आपकी ईशांत की पत्नी चारवी है, लेकिन शायद आप चाहती हैं कि आप सारी ज़िंदगी इस घर में अकेली रहो और अपनी हुक्म चलाओ। मम्मी, इस तरह नहीं, जिस तरह आप चाहती हैं। उसने नरमी से आगे बढ़कर लक्ष्य को अपनी गोद में ले लिया, जो अब तक सुकून से सो रहा था, और चारवी के बहते आंसू साफ करते उसे अपने कमरे में ले आया। उसने नरमी से उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ लिया था। मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इतना लापरवाह नहीं रहना चाहिए था। शायद वह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और चारवी बस उसे देखती रह गई। मैं सारी ज़िंदगी आपसे दूर नहीं रह सकती, और लक्ष्य के बिना मैं तो सांस भी नहीं ले सकती। अब ये मेरा बेटा है ईशांत, और ईशांत उसके नरम मुलायम चेहरे को देखता ही रह गया। तुम्हारा नहीं, हमारा बेटा। थोड़ा सा उसके पिता को भी अधिकार दे दो, मेरी धर्मपत्नी, उसने बड़ी खुशी से कहा था। मैं उसे सुलाकर आता हूँ, तब तक तुम मेरी पसंद की लाई हुई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरी पसंद में मेरी पत्नी कैसी दिखती है। प्यार भरी आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुरा दी, जो अब उस वक्त उसे बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। उसने लाइट पिंक कलर का ड्रेस उसके लिए लेकर आया था, और वो बिल्कुल ही जालीदार थी, जिसमें उसका जिस्म आर पार दिखाई दे रहा था, और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने आप को आईने में देखा तो शर्मा गई, और पीछे मुड़कर उसने अपने दोनों ब्यूटी बॉल पर हाथ रख लिया था। लेकिन पीछे से ईशांत को उसका जिस्म पूरा नज़र आ रहा था, जो अब ईशांत को अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था।
वो बला की खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। और उसको पीछे से अपने छाती से चिपकाते ईशांत बिल्कुल बेकाबू हुआ था। उसके गर्दन से बालों को हटाता अपना होठ वहां रख चुका था। चार्वी तो जैसे कटे डाल की तरह हिल रही थी, लेकिन शर्म की वजह से वह अपने चेहरे से हाथ नहीं उठा रही थी। ईशांत तो उसे चूमता गया। चार्वी तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सब कुछ सच हो रहा है? ईशांत अब उसके होठों पर आया था। चार्वी को धीरे से कहने लगा, चार्वी आंखें खोलो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ। चार्वी ने कांपती होठों से कहा, ईशांत रुको मत, मुझे पूरा सुहागन कर दो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे इतने करीब आओगे, और आज तुम्हें पाकर मैं पूरी पूरी पवित्र हो गई हूँ। मैं हमेशा तुम्हें भगवान से प्रार्थनाओं में मांगा था, आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। ईशांत, मुझे इतनी मोहब्बत दो कि आज की रात मुझे मौत भी आ जाए तो कोई परवाह न हो। ईशांत उसकी बातें सुनता पागल हुआ था, उस पर बरस पड़ा था। वह अब तेज तेज सिसकियां ले रही थी, आहें भर रही थी, जिस पर ईशांत भी दीवाना सा हुआ था। वह सच में कम उम्र की थी, लेकिन मोहब्बत में चूर थी। ईशांत को तो वह दीवाना कर गई थी। ईशांत भी उसके हर अंग को चूम रहा था और उसे सुकून पहुंचा रहा था। जब एक झटके से उसकी चीख तेज हुई थी, उसके बाद भी ईशांत को अपने से दूर नहीं जाने दे रही थी, उसे अपने अंदर समा रही थी। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, पर उसके होठों पर सिर्फ ईशांत था और एक चाहत की सिसकी थी जो कम नहीं हो रही थी। वह इस तरह एक दूसरे में खोए थे जब लक्ष्य के रोने पर एक दूसरे से दूर हुए थे। वक्त लक्ष्य को दूध पिलाते और सुलाते वापस अपना पोजीशन फिर से ले चुके थे, और सारी रात इसके समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। ईशांत का सारा बिस्तर लाल हो चुका था। वह सुबह एक दूसरे से अलग होते बिस्तर समेटने लगी तो ईशांत ने रोक दिया। उसने कहा, तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम आराम करो, मैं ये सब खुद कर लूँगा। तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है। उसने ईशांत के माथे पर किस करते उसे जाने दिया और खुद बेड पर लेट गई। उसका पूरा जिस्म मोहब्बत से चूर था, लेकिन वह उस दर्द में भी आनंद ले रही थी। उसने भगवान का धन्यवाद किया, उसका प्यार उसे मिल गया था। उसे और क्या चाहिए था? ईशांत ने 3-4 दिनों तक उसे बेड से उठने ना दिया था, पर चार्वी का कहना था कि आप मेरी नाजुकी पर मत जाओ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप अपना कार्यक्रम चालू रखिए, नहीं तो मुझे इस तरह आराम की आदत पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती मेरा पति मेरे सिवा किसी और को देखे। ईशांत ने मुस्कुरा दिया और कहा कि बस मैं तुम्हें कभी भी अब मोहब्बत के लिए तरसने नहीं दूंगा। ईशांत की मां नाराज होकर घर छोड़कर लंदन चली गई थी। ईशांत ने भी उन्हें वापस ना बुलाया। जब 2 साल बीत गए और चार्वी ने भी एक बेटी को जन्म दिया, तो मीनाक्षी देवी ये खबर सुनते लंदन से दौड़ी चली आई थी, और उन्होंने आते ही अपनी पोती को गले से लगा लिया था। अब मीनाक्षी देवी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब अपने पोते और पोती को गले से लगाए रखती थी। चार्वी से बच्चों को लेकर नोक-झोंक होती रहती थी, पर इस बार ईशांत अपनी माँ की बातों को इग्नोर करता था। चार्वी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। उनकी दुनिया अब बहुत खुशहाल बीत रही थी। मीनाक्षी देवी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।